यहाँ देखिए, कुलीन लड़ते हैं, पुरोहित पूजा करते हैं और लोग भुगतान करते हैं। यह एक प्रसिद्ध कहावत थी। कहाँ की? तो मध्ययुगीन फ्रांसीसी क्रांति के समय। मध्ययुगीन फ्रांस की ये है। और इस प्रकार फ्रांसीसी समाज की जब बात करते हैं, फ्रांसीसी समाज को 3 भागों बांटा गया, जिसे अस्टेट कहा गया। प्रथम अस्टेट में और पादरी लोग आते थे। द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग के लोग आते थे और तृतीय स्टेट में पादरी और कुलीन को छोड़कर शेष जनता। जहां तक सवाल है फ्रांस की धरती पर, तो 1789 ईस्वी में जो क्रांति हुई, इसे फ्रांसीसी क्रांति समय कहा गया। और फ्रांसीसी क्रांति जिस समय हुई, उस समय फ्रांस की धरती पर बुर्बो राजवंश का शासन था। और 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के समय बुर्बो राजवंश का शासक लुई 16वां था। हम देखते हैं कि फ्रांसीसी समाज को फ्रांसीसी समाज को समाज को 3 भागों में बांटा गया, जिसे हम एस्टेट के नाम से जानते हैं। अच्छा देखकर फ्रांसीसी समाज को 3 स्टेट में बांटा गया था। प्रथम स्टेट, कौन वर्ग आते थे? पादरी वर्ग आते थे। द्वितीय स्टेट में कौन आते थे? कुलीन वर्ग। और तृतीय स्टेट में कौन आते थे? स्टेट में कुलीन एवं पादरी को छोड़कर, कुलीन एवं पादरी को छोड़कर पादरी को छोड़कर शेष जनता 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। जिससे फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, फ्रांस में बुर्बो राजवंश का शासन था। फ्रांसीसी क्रांति उसमें फ्रांस में बुर्बो राजवंश था। उसमें फ्रांस का सम्राट कौन था? लुई 16वां था। कौन था? लुई 16वां। अब देखें यहाँ पर फ्रांसीसी की बात करते हैं, तो देखें यहाँ पर फ्रांसीसी समाज को 3 भागों में बांटा गया था। और जिसे किस नाम से बांटा गया था? जिसे स्टेट के नाम से जानते हैं। फ्रांसीसी समाज को 3 स्टेट में बांटा गया था। प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग, द्वितीय स्टेट में कौन? कुलीन वर्ग, तृतीय स्टेट में कुलीन एवं पादरी को छोड़कर शेष जनता। 1789 ईस्वी में फ्रांस की धरती जो क्रांति हुई, उसमें फ्रांस में किस राजवंश का शासन था? तो बुर्बो राजवंश का शासन कौन था? तो लुई 16वां था। अब आइए यहाँ पर, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कौन से 2 ब्लॉक अस्तित्व में आए? तो अमेरिका के
अंतर्गत प्रजातांत्रिक नेतृत्व और रूस के अंतर्गत सामवादी ब्लॉक। इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संपूर्ण विश्व दो गुट में बंट गया, पश्चिमी गुट एवं पूर्वी गुट। पश्चिमी गुट का नेतृत्व अमेरिका ने कर रहा था, तो पूर्वी गुट का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। देखें, पर द्वितीय विश्व युद्ध की बात करते हैं तो द्वितीय विश्व युद्ध विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संपूर्ण विश्व दो गुट में बट गया, पश्चिमी गुट एवं पूर्वी गुट। पश्चिमी गुट का नेतृत्व अमेरिका ने किया था, तो वहीं पूर्वी गुट का नेतृत्व सोवियत संघ ने किया था। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ, द्वितीय विश्व युद्ध का समय माना जाता है 1939-1945 से। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था 1 सितंबर 1939 को, तो वहीं द्वितीय विश्व समाप्त हुआ था 2 सितंबर 1945 को। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण माना जाता है 1 सितंबर 1939 को हिटलर द्वारा पोलैंड पर आक्रमण किया जाना। अब हम देखें कि द्वितीय विश्व युद्ध की बात करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था 1 सितंबर 1939 ईस्वी। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था 2 सितंबर 1945 ईस्वी। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण माना जाता है द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण माना जाता है 1 सितंबर 1939 ईस्वी को हिटलर द्वारा पोलैंड पर आक्रमण किया जाना। अब देखें यहां पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संपूर्ण विश्व दो गुट में बंट गया, पश्चिमी गुट और पूर्वी गुट। पश्चिमी गुट का नेतृत्व अमेरिका ने किया था, तो वहीं पूर्वी गुट का नेतृत्व सोवियत संघ ने किया था। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1 सितंबर 1939 ईस्वी को। तो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था 2 सितंबर 1945 ईस्वी को। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण माना जाता है 1 सितंबर 1939 ईस्वी को हिटलर द्वारा पोलैंड पर आक्रमण किया जाना।
1831 में यंग इटली मूवमेंट, जिनका उद्देश्य था गणतंत्र स्थापित करना, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? और इसके द्वारा किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? इन्हें कोई नहीं, किसके द्वारा? मेजनी के द्वारा। किसके द्वारा? मेजनी के द्वारा। मेजनी के द्वारा। अब देखिए यहां पर 1831 से यंग इटली मूवमेंट, जिसका उद्देश्य था गणतंत्र स्थापित करना, और किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो मेजनी द्वारा। और इटली के एकीकरण का श्रेय की जब हम बात करते हैं, तो इटली के एकीकरण का श्रेय मेजनी, गैरिबाल्डी एवं काउंट द काबूर को जाता है, और नेपोलियन की को जाता है। और याद रखना, इटली के फ्लोरेंस नगर से ही पुनर्जागरण का प्रारंभ हुआ था, और पुनर्जागरण का दूत दांते को माना गया। मैकियावेली जैसे विद्वान इटली का रहने वाला था, और मैकियावेली ने द प्रिंस जैसी पुस्तक की रचना की, और चाणक्य की रचना अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली की रचना द प्रिंस से की गई है। अब हम देखते क्या है कि इटली के एकीकरण, इटली एकीकरण का श्रेय दिया जाता है किसको? मेजनी, गैरिबाल्डी एवं काउंट द काबूर को। पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस नगर से हुई थी। इटली के फ्लोरेंस नगर से हुई थी। पुनर्जागरण का अग्रदूत दांते को माना जाता है। दांते ने किस पुस्तक की रचना की? डिवाइन कॉमेडी जैसी पुस्तक की रचना की। मैकियावेली जैसे विद्वान इटली का रहने वाला था। मैकियावेली ने द प्रिंस जैसी पुस्तक की रचना की थी। चाणक्य की रचना अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली की रचना द प्रिंस से की गई है। अब देखें यहां पर मेजनी के द्वारा, याद है कि 1831 में यंग इटली मूवमेंट, जिसका उद्देश्य था गणतंत्र स्थापित करना, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो किया गया था किसके द्वारा? तो मेजनी के द्वारा।
इटली के एकीकरण का श्रेय दिया जाता है मेजनी, गेरिबाल्डी एवं काउंट द काबुर को। पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस नगर से हुई थी। पुनर्जागरण का अग्रदूत दांते को माना जाता है और दांते ने डिवाइन कॉमेडी जैसी पुस्तक की रचना की। मैकियावेली जैसे विद्वान इटली का रहने वाला था, इटली का रहने वाला था। मैकियावेली ने द प्रिंस जैसी पुस्तक की रचना की थी। चाणक्य की रचना अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली की रचना द प्रिंस से की गई है। क्वेश्चन नंबर 74, किस संधि के द्वारा 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई थी? और इसका सही आंसर है और वेस्टफेलिया की संधि। और ये 30 वर्षीय युद्ध कब हुआ था? इसका समय माना जाता है 30 वर्षीय युद्ध का समय क्या है? देखो यहाँ पर 30 वर्षीय युद्ध, 30 वर्षीय युद्ध का समय 1618 ईस्वी से लेकर 1648 ईस्वी। यह युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? प्रोटेस्टेंट एवं कैथोलिक के बीच, एवं कैथोलिक के बीच, एवं कैथोलिक के बीच हुआ था। 30 वर्षीय 30 वर्षीय युद्ध का अंत, युद्ध का अंत एक संधि के तहत हुई थी, के तहत हुई थी। उसे हम वेस्टफेलिया, उसे हम वेस्टफेलिया की संधि के नाम से, संधि के नाम से जानते हैं। यह संधि 1648 ईस्वी में, 48 ईस्वी में हुई थी। अब आइए यहां पर देखेंगे, यहां हम क्या चीज। तो आइए यहां पर 30 वर्षीय युद्ध का समय क्या है? 1648 1648 ईस्वी, 1618 से 1648 ईस्वी। यह युद्ध 30 वर्षीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? प्रोटेस्टेंट एवं कैथोलिक के बीच। 30 वर्षीय युद्ध का अंत जिस संधि के तहत हुई थी उसे हम किस नाम जानते हैं? वेस्टफेलिया की संधि के नाम जानते हैं। और यह संधि 1648 ईस्वी में हुई थी। देखिए यहाँ पर 1961 में बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन हुआ। कितने देशों ने भाग लिया था? तो 25 देशों में। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर 1961 ईस्वी में देखिए यहाँ पर बेलग्रेड आंदोलन, देखिए यहाँ पर गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू योग कौन किया था? जोसेफ ब्रोज
टीटो यूगोस्लाविया यूगोस्लाविया गमाल अब्देल नासिर मिस्र। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961। पहला सम्मेलन 1961 ईस्वी में सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में हुई थी। बेलग्रेड में हुई थी। यहां पर आइए एक बार कर लेते हैं, तो अब हम क्वेश्चन की ओर लौटेंगे। देखिए यहां पर क्या है कि 1961 में बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन हुआ था और कितने देशों ने भाग लिया था? तो 25 देशों ने भाग लिया था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत भारत के और गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत करने का मुख्य उद्देश्य, मतलब गुटनिरपेक्ष आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता था? भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जोसेफ ब्रोज टीटो यूगोस्लाविया के, और गमाल अब्देल नासिर कहाँ? मिस्र को जाता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 ईस्वी में सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 76 की ओर आते हैं कि कौन से यूरोपीय देशों ने भौगोलिक खोज प्रारंभ की जिससे अमेरिका, एशिया एवं अफ्रीका का औपनिवेशीकरण प्राप्त हुआ? और सही आंसर है क्या? पुर्तगाल और स्पेन। सही आंसर है पुर्तगाल और स्पेन। भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने और कब किया? तो इसका सही है जॉन विलियमसन किया था 1990 में। अब देखिए यहां पर भूमंडलीकरण शब्द का इजाद जॉन विलियमसन ने किया था 1990 ईस्वी में। 1990 ईस्वी में। आइए यहां देखिए, किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर अपमानजनक शर्तें थोप की दी गई? और यह था वर्साई की संधि। वर्साई की संधि कब हुई थी? तो 28 जून 1919 ईस्वी को। पेरिस की संधि कब हुई थी? तो 1919 को हुई थी। और इस संधि के तहत क्या था? शांति का, यूरोप में क्या था? शांति का वातावरण तैयार करना एवं प्रथम विश्व युद्ध। अब आइए, वियना संधि कब हुई थी? 1815 ईस्वी में। 1815 ईस्वी में। इस संधि के तहत यूरोप में शांति का वातावरण ही तैयार करना था। इस प्रकार दोनों संधि का उद्देश्य वही था।
पेरिस की संधि का भी उद्देश्य वही था जो वियना की संधि का था। ठीक है, अब ये दोनों में अंतर सिर्फ इतना ही रहा कि पेरिस संधि हुई थी 1919 में, यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप में शांति का वातावरण तैयार करना था। और वियना संधि 1815 ईस्वी में, तो नेपोलियन के बाद जो यूरोप में वातावरण तैयार हो गया था प्रतिद्वंदता का, संकट का, उसे समाप्त करके अब शांति का वातावरण स्थापित करना था। अंतर सिर्फ इतना ही रहा। यहां देखिए उस द्वीप का नाम क्या है जहां नेल्सन मंडेला ने उनके 27 वर्ष की कारावास अवधि में से 18 वर्ष के लिए कैद किया गया था। और यह रॉबेन द्वीप, और ये रॉबेन द्वीप कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका। और नेल्सन मंडेला किसके लिए जाना था? रंग भेद नीति के लिए, रंग भेद नीति के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए, आवाज उठाने के लिए। परवर्ती रोमन साम्राज्य के दौरान चांदी आधारित मुद्राओं में गिरावट का कारण क्या था? इटली की चांदी की खादान का समाप्त हो गई, मिस्र की चांदी खदानें समाप्त हो गई, स्पेन की चांदी खादान समाप्त हो गई। इसका आंसर सी हो जाता है, सी। और यही कारण था, जब स्पेन की चांदी की खादान समाप्त हो गई तो वहां की क्या हुआ? चांदी आधारित मुद्राओं में गिरावट आई। दक्षिण भारतीय समाज के बेलंग, दक्षिण हस्त एवं इडंग वाम हस्त भेद सर्वप्रथम किस काल में दृष्टिगोचर होता है? तो चोल काल में। किस काल में होता है? तो चोल काल में होता है। याद रखें, यहाँ याद रखें, बेलंग वर्ग ये किसका काम किया था? इसका काम था कृषि से, कृषि करना। और इलंग वर्ग इसका काम क्या था? कारीगरी से, कारीगरी से। अब आया कि दक्षिण भारतीय समाज का बेलंगे, जिसको कहते हैं दक्षिण हस्त, एवं इडंगे जिसे कहते हैं वाम हस्त भेद सर्वप्रथम किस काल में दृष्टिगोचर होता है? तो चोल काल में। आप बेलंगे की बात करते हैं तो इसका संबंध, इसका काम क्या था? कृषि करना। और इडंगे इसके यह क्या था? तो कारीगरी था, कारीगरी। जेंदा अवस्था के साथ जुड़ा हुआ किसके साथ? फारसी धर्म, फारसी धर्म। सिख धर्म की जब हम बात करते हैं तो याद रखना है, सिख धर्म का संचालन कौन किया था? गुरु नानक, गुरु नानक। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी। कहां था? पंजाब के तलवंडी, पंजाब के तलवंडी। बौद्ध धर्म की जब बात करते हैं तो याद रखना, बौद्ध संघ में प्रवेश के लिए, बौद्ध संघ में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष। अब 83 की जब हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 का क्या हो जाता है? बी। अब किन राजपूत राजवंशों ने अग्निकुल स्थिति मांगी थी? इसका सही आंसर क्या है? प्रतिहार, परमार, और प्रतिहार, परमार, सोलंकी और चौहान। और इसका सही आंसर बी। याद रखना है कि वो वशिष्ठ मुनि ने राजस्थान के आबू पर्वत पर यज्ञ किया और इस यज्ञ कुंड से 4 योद्धा निकाला था। देखना है, वशिष्ठ मुनि, वशिष्ठ मुनि, वशिष्ठ मुनि ने राजस्थान के आबू पर्वत पर यज्ञ किया था,
और इस यज्ञ कुंड से और इस यज्ञ कुंड से यज्ञ कुंड से 4 योद्धा को बाहर निकाला था। वो है कौन कौन? प्रतिहार, प्रतिहार, परमार, चौहान एवं सोलंकी। हुआ था कि एक बार परशुराम क्रोध में आ गए। परशुराम क्रोध आने के बाद उठाए तलवार और एक एक क्षत्रिय को काट डाला, पूछ पूछ कर काटना शुरू है। तुम भी क्षत्रिय, तुम भी क्षत्रिय, सबको सब काट दिया। तो एक समस्या उभर के आई। उस समय राजा सिर्फ क्षत्रिय ही बनता था। जब क्षत्रिय नहीं रहा तो राजा नहीं रहा, राजा नहीं चल रहा तो चारों तरफ अव्यवस्था चल गई, राजा नहीं रहा तो प्रशासन नहीं चली, और प्रशासन नहीं चली, चारों ओर अव्यवस्था छा गई। और इस तरह की अव्यवस्था से तंग आकर वशिष्ठ मुनि ने राजस्थान के आबू पर्वत पर यज्ञ किया और इस यज्ञ कुंड से 4 योद्धा को बाहर निकाला था। और वो 4 योद्धा अग्नि कुंड से उत्पन्न कौन कौन है? तो प्रतिहार, परमार, चौहान और सोलंकी। अब देखिए यहां पर गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? और यह है ब्राह्मणों को। ऐसे भूमि को क्या कहा जाता था? अग्रहार भूमि, अग्रहार भूमि कहा जाता। गुप्त काल में निम्नलिखित प्रकार की भूमि होते थे। गुप्त काल में भूमि कर उपज का 1/6 भाग दिया जाता था। गुप्त काल में भूमि कर उपज का 1/6 भाग लिया जाता था। गुप्त काल में निम्नलिखित प्रकार के भूमि होते थे। नंबर 1 क्षेत्र भूमि, वैसे भूमि कहा गया जो भूमि कृषि योग्य होती थी। तो फिर हम वहां पर देखते हैं कि खील भूमि वैसे भूमि कहा गया जो भूमि बंजर होती थी। तो वस्तु भूमि वैसे भूमि कहा गया जो भूमि निवास करने योग्य होती थी। तो वहीं अपराध भूमि जंगली भूमि को कहा गया। गुप्त काल में भूमि कर, गुप्त काल में भूमि कर उपज का 1/6 भाग लिया जाता था, लिया जाता था। गुप्त काल में निम्नलिखित प्रकार के, निम्नलिखित प्रकार के, निम्नलिखित प्रकार के भूमि होते थे। नंबर 1 क्षेत्र भूमि, क्षेत्र भूमि यह कैसी भूमि होती थी? कृषि योग्य। नंबर 2 में खील भूमि, ये कैसे भूमि होती थी? बंजर, यानी कृषि योग्य नहीं। वस्तु भूमि कैसे भूमि थी? निवास करने योग्य, निवास करने योग्य। नंबर 4 में कौन? तो अपहृत भूमि कैसी होती थी? यह भूमि जंगली होती थी। यह भूमि कैसी होती थी? जंगली। अब देखिए यहां पर गुप्त काल में भूमि कर कितना? गुप्त काल में भूमि कर उपज का 1/6 भाग लिया जाता था। गुप्त काल में निम्नलिखित प्रकार के भूमि होते थे। नंबर 1 क्षेत्र भूमि, यह भूमि कृषि योग्य होती थी। खीर भूमि, यह भूमि बंजर होती थी। वस्तु भूमि, यह निवास करने योग्य होती थी। अपहृत भूमि, यह भूमि जंगली होती थी। क्वेश्चन नंबर 85। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 85 में सूची 1, सूची 1 की बात करते हैं और सूची 2 को सुमेलित कर दिए गए कूट में से उत्तर चुने और सही आंसर सी हो जाता है। आर्यभट्ट, आर्यभट्ट क्या? सूर्य सिद्धांत। ब्रह्मगुप्त क्या है? खांडा खांडकाय। वराहमिहिर कौन था? बृहद संहिता। भास्कर क्या था? भास्कर सिद्धांत शिरोमणि। पालकाप्याय क्या था? हत्यायुर्वेद। इसका सही आंसर सी होगा।
यहां पर देखिए क्या है, किस राजा ने शासन काल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? गोंडोफर में, गोंदोफर से ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था। और याद रखना है। और ये गोंदोफर थे, याद है, भारतीय साहित्य में पार्थियन को, भारतीय साहित्य में पार्थियन को पहलव के नाम पुकारा गया। पहलव के नाम से पुकारा गया। भारतीय साहित्य में पार्थियन को पहलव के नाम पुकारा गया। और गोंडोफर्निस पहलव राजवंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। याद रखना। मिनांडर कौन था? हिंद यवन राजवंश का। मिनांडर हिंद यवन राजवंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। सबसे प्रसिद्ध शासक। भारतीय साहित्य में यूनानी को किस नाम पुकारा गया? भारतीय साहित्य में यूनानी को यवन के नाम पुकारा गया है। रुद्रदामन। भारतीय साहित्य में सिथियन को शक के नाम पुकारा गया। शक शासकों में सबसे प्रसिद्ध शक राजा कौन था? रुद्रदामन प्रथम था। और रुद्रदामन प्रथम का कौन? गिरनार अभिलेख संस्कृत में लिखा हुआ, संस्कृत में लिखा हुआ सबसे लंबा एवं बड़ा अभिलेख माना जाता है। आइए यहां पर देखिए, अशोक द्वारा प्रचारित धर्म क्या था? अशोक द्वारा प्रचारित धर्म क्या था? और इसका सही आंसर सी। उस समय के अधिकांश संप्रदायों के सिद्धांतों से संगत आचार व्यवस्था। और अशोक की अभिलेख में जिस धर्म शब्द का प्रयोग किया गया है उसका संबंध बौद्ध धर्म से नहीं है, बल्कि सभी धर्मों के अच्छे गुणों के समावेश से है। अशोक के अभिलेखों में जिस धम्म शब्द का प्रयोग किया गया है उसका संबंध बौद्ध धर्म से नहीं है। उसका संबंध बौद्ध धर्म से नहीं है। उसका संबंध बौद्ध धर्म के, उसका संबंध सभी धर्मों के अच्छे गुणों के समावेश से है। आप देखें यहां पर अशोक की बात करते हैं तो देखिए यहां अशोक के अभिलेखों में जिस धम्म शब्द का प्रयोग किया गया है उसका संबंध बौद्ध धर्म से नहीं है। उसका संबंध सभी धर्मों के अच्छे गुणों के समावेश से है। भारत में प्राचीनतम प्राप्त सिक्के थे, कौन थे? चांदी के। भारत में प्राचीनतम सिक्के कौन थे? भारत में प्राचीनतम सिक्के कहा गया आहत सिक्के को, और इसे हम पंचमार्क सिक्का के नाम से भी जानते हैं। और ये पंचमार्क सिक्का का प्रचलन 6ठी शताब्दी में हुई थी और यह चांदी का था। और यह आहत सिक्का इसे कहा गया, आहत सिक्का इसे कहा गया क्योंकि ठप्पा मारकर यह सिक्का बनाया जाता था।
अब हम देखते क्या है कि बात करते हैं। तो अब देखें भारत के भारत भारत में सबसे प्राचीनतम सिक्का, भारत में सबसे प्राचीनतम सिक्का आहत सिक्का है। आहत सिक्का है। इसे हम पंचमार्क सिक्का के नाम से जानते हैं। यह सिक्का चांदी का बना हुआ था। चांदी का बना हुआ था। इस सिक्का का प्रचलन पश्चिमी एवं छठी शताब्दी के दौरान हुए थे। शताब्दी के दौरान हुए थे। भारत के प्राचीनतम सिक्का कौन है? तो चांदी का। याद रखें भारत में सबसे प्राचीनतम सिक्का, भारत में सबसे प्राचीनतम सिक्का आह सिक्का है। इसे हम पंचमार्क सिक्का के नाम से जानते हैं। यह सिक्का चांदी का बना हुआ था। इस सिक्का का प्रचलन 5वीं से 6ठी शताब्दी के दौरान हुई थी। और यह सिक्का सर्वप्रथम पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार में प्रचलित था। यहां देखिए उस सिंध के हिंदू का क्या नाम था जो अरब के? कौन? तो दाहिर। तो यहां से दाहिर। हम देखते हैं इराक के शासक अल हल्लाज के दामाद भतीजा मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था। इस आक्रमण में सिंध का शासक दाहिर लड़ता हुआ मारा गया था। अब देखें कि इराक के शासक अल हल्लाज के दामाद एवं भतीजा मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था। इस आक्रमण में सिंध का शासक दाहिर लड़ता हुआ मारा गया था। इराक के शासक की बात करते हैं तो देखें इराक के शासक अल हल्लाज के दामाद भतीजा मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था। इस आक्रमण में सिंध का शासक दाहिर लड़ता हुआ मारा गया था। जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच युद्ध कब हुआ था? 1100
1494 ईस्वी में जयचंद्र ऐसा कौन सा युद्ध? चंदावर का युद्ध, चंदावर का युद्ध। और इस युद्ध में कौन? तो मोहम्मद गोरी ने जयचंद्र को पराजित किया था। जय सिंह कौन था? तो बादामी के चालुक्य राजवंश का शासक। देखें, जय सिंह बादामी के चालुक्य राजवंश का संस्थापक। इनमें से कौन सा सुल्तान चौगान खेलते समय मारा गया था? और यह था कुतुबुद्दीन ऐबक। कब? 1210 ईस्वी में, 1210 ईस्वी में मारा गया था। और चौगान खेल को किस नाम जानते हैं? चौगान खेलों को हम पोलो खेल के नाम जानते हैं। पोलो खेल याद रखना है। इल्तुतमिश की जब हम बात करते हैं तो इल्तुतमिश को पहले क्या कहा? अल्तमस के नाम से पुकारा जाता। इल्तुतमिश को पहले अल्तमस के नाम से पुकारा गया। और इसका अर्थ क्या होता है? राज्य का स्वामी, राज्य का स्वामी। अलाउद्दीन खिलजी की बात की समय में भूमिकर उपज का 1/2 भाग लिया जाता था। दिल्ली सल्तनत के में सीधे राजकीय सेवा में रहने वाली सेना क्या हस में कलम। दिल्ली सल्तनत काल में से और दीवाने अर्ज या आरिज का संबंध सैन्य विभाग से था। संबंध सैन्य विभाग से था। वह कौन सा पुर्तगाली गवर्नर था जो भारत में 1511 में कृष्णदेव राय के साथ मित्रता स्थापित किया? अल्बुकर्क। और कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों के साथ मित्रता स्थापित करके अपने राज्य के भटकल नामक स्थान पर उसे किला बनाने की अनुमति दी थी। कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों के साथ मित्रता स्थापित करके अपने राज्य के भटकल नामक स्थान पर उसे किला बनाने की अनुमति दी थी। ये अल्मीडिया पुर्तगाली गवर्नर अल्मीडिया किस नीति प्रतिपादन किया था? नीला पानी। किस नीति का प्रतिपादन किया? नीला पानी। वास्को डिगामा भारत कब आया था?
वास्को डी गामा की बात करते हैं, याद रखना है। और वास्को डी गामा की समाधि कहाँ है? कालीकट। कालीकट, कालीकट में वास्को डी गामा की समाधि कहाँ है? कालीकट। अरे यहाँ पर कौन से युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था? तो सही आंसर है तालीकोटा के युद्ध। हम देखते हैं कि तालीकोटा की युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी को हुई थी। तालीकोटा के युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी को हुई थी। इस युद्ध में दक्षिण भारत के 4 मुस्लिम राज्यों ने एक संघ बनाकर विजयनगर की धरती पर आक्रमण किया था, और इस आक्रमण में विजयनगर की धरती को पराजय का सामना करना पड़ा, और यहीं से विजयनगर का पतन प्रारंभ हुआ था। जिस समय तालीकोटा का युद्ध हुई थी, उस समय तुलुब राजवंश का शासक सदाशिव राय था, और उसके मंत्री का नाम राम राय था। तालीकोटा के युद्ध को हम राक्षसी तांगड़ी का युद्ध, बेनी हट्टी का युद्ध के नाम से भी जानते हैं। तो तालीकोटा के युद्ध को तालीकोटा युद्ध इसलिए कहा गया क्योंकि ये युद्ध तालीकोटा की धरती पर हुई। इसे हम राक्षसी तांगड़ी का युद्ध इसलिए कहा गया क्योंकि इस युद्ध में किसी प्रकार का दया नहीं दिखाया गया। तालीकोटा के युद्ध को हम बेनी हट्टी के युद्ध के नाम से इसलिए जानते हैं। पहले इस जगह को बेनी हट्टी के नाम जाना जाता था। हम देखते हैं तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी को हुई थी। इस युद्ध में विजयनगर की धरती को पराजय का सामना करना पड़ा था। तालीकोटा के युद्ध को हम क्या कहते हैं? राक्षसी तांगड़ी का युद्ध एवं बेनी हट्टी के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। यहां देखिए, भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? रामानुजाचार्य को माना जाता है। शंकराचार्य भक्ति आंदोलन के प्राचीनतम संत थे। भक्ति आंदोलन के प्राचीनतम संत निम्बारकाचार्य की जब हम बात करते हैं तो इन्होंने सनकादि संप्रदाय की स्थापना, सनकादि संप्रदाय की स्थापना की थी। यहां पर देखिए, निम्नलिखित में संतों में से विचार कीजिए, इनमें से कौन से उस समय उपदेश देते थे जब लोधी वंश का पतन था और बाबर सत्तारूढ़ था? और इसका सही आंसर क्या था? आंसर था गुरु नानक, केवल गुरु नानक। क्या होगा? गुरु नानक। और हम देखते हैं कि बात यहां पर यह करते हैं, लोधी राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी राजवंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जो युद्ध भूमि में मारा गया। याद रखिएगा, लोधी राजवंश दिल्ली सल्तनत की धरती पर शासन करने वाली अंतिम राजवंश थी।
अंतिम राजवंश थे। लोधी राजवंश कौन था? लोधी राजवंश अफगान राजवंश थे। अफगान राजवंश थे। अब यहां पर देखिए, बात करते हैं कि लोधी राजवंश की जब हम बात कर रहे हैं तो यहां पर देखिए, लोधी राजवंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी। लोधी राजवंश दिल्ली सल्तनत की धरती पर शासन करने वाली अंतिम राजवंश थी। लोधी राजवंश अफगान राजवंश थी। मतलब लोधी राजवंश से जितने भी राजवंश थे सभी तुर्क थे, लेकिन लोधी राजवंश अफगान राजवंश थी। और याद रखना एक बात और, इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जो युद्ध भूमि में लड़ता हुआ मारा गया। वह युद्ध कौन था? तो पानीपत का युद्ध, यानी पानीपत का द्वितीय युद्ध। आइए यहां पर, शिवाजी किसके साथ मिलकर कर्नाटक प्रदेश के बीजापुर के कुछ भागों को अपने अधीन किया? तो सही आंसर है गोलकुंडा के कुतुब शाही के साथ। शिवाजी ने सर्वप्रथम, याद रखना, शिवाजी ने सर्वप्रथम सर्वप्रथम बीजापुर के राज से तोरण नामक किला जीता था। तोरण नामक किला जीता था। आइए यहां पर, यहां देखिए, सिराजदौला के विरुद्ध षड्यंत्र में अंग्रेजों ने अनेक विशिष्ट व्यक्तियों को अपने साथ मिलाया, लेकिन उनमें से एक षड्यंत्रकारी ने पहले से तय लूट के हिस्सा की बजाय एक बड़े हिस्सा की मांग की, जिसकी संस्तुति के लिए क्लाइव ने कुख्यात साजिश की। उसका नाम था अमीन चंद। ये कौन था? धनी व्यापारी था। धनी व्यापारी। और यह भी षड्यंत्र में शामिल था। मानिक चंद्र कौन था? सिराजदौला कलकत्ते की देखरेख का भार था। सिराज उद्दौला इसको कलकत्ता की देखरेख कलकत्ता की देखरेख का भार अपने जिस अधिकारी को सौंपा था उसका नाम मानिक चंद्र था। अब हम देखते हैं सिराजदौला द्वारा सन 1756 में अपने अधिकार में करने बाद निम्नलिखित में से किस एक नगर का नाम बदलकर अली नगर कर दिया गया? और यह कलकत्ता। सिराजदौला जून 1756 ईस्वी में कलकत्ता पर आक्रमण करके 146 अंग्रेज को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया, जिसे हम काली कोठरी की दुर्घटना के नाम जानते हैं। इसमें से 146 में से 123 की मृत्यु हो गई थी दम घुटने के कारण। सिराजदौला कलकत्ता पर अधिकार करने के बाद इसका नाम बदलकर अली नगर कर दिया और कलकत्ता की देखरेख का भार अपने एक अधिकारी को सौंपा था जिसका नाम था मानिकचंद। सिराजदौला की बात करते हैं। सिराजदौला कलकत्ता पर अधिकार करने के बाद उसका नाम बदलकर अली नगर कर दिया। अली नगर की देखरेख का भार अपने एक अधिकारी को सौंपा था। उसका नाम क्या था? मानिकचंद। याद रखिएगा, उसका नाम था मानिकचंद। अब देखिए यहां पर स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे स्थित है? तो कौन? अमृत सरोवर झील किनारे। यह स्वर्ण मंदिर का निर्माण कौन कराया था? गुरु अर्जुन देव। आइए यहां पर,
1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था जगदीशपुर। और जगदीशपुर केंद्र किसके था? बाबू वीर कुंवर सिंह। बाबू कुंवर सिंह। बाबू कुंवर सिंह कितना? 23 अप्रैल 1698 को अंग्रेज ली ग्रांट को पराजित किया। इसलिए प्रत्येक वर्ष बिहार की धरती पर 23 अप्रैल को मनाया जाता है विजय दिवस के रूप में। और बाबू वीर कुंवर सिंह की मृत्यु हुई थी 26 अप्रैल 1698 को। यहां देखिए किसने 1870 में भारतीय सुधारक संघ बनाया था? तो केशव चंद्र सेन। राजा राममोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 ईस्वी किया था। कहां किया था? कलकत्ता। अब यहां पर देखिए देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज का घोषणा पत्र तैयार किया। राजा रामकृष्ण मिशन के बारे में कौन सा कथन गलत है? वह शुद्ध वैदिक सिद्धांत को मानते थे, ये सही है। उनका उद्देश्य मनुष्य का उच्चतम आध्यात्मिक विकास करना, यह सही है। वह मूर्ति पूजा का निषेध करता था, यह गलत है। और इसमें कौन सा गलत है? तो इसका मारिएगा सी। और रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय। पत्नी का नाम क्या था? शारदामणि। पत्नी का नाम शारदामणि। देखिए स्थापना के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य क्या नहीं था? स्थापना अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना, यह नहीं था। देश के विभिन्न भागों में राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं के बीच मैत्री संबंध को बढ़ावा, यह सही है। राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास एवं स्थायित्व, यह सही है। और इसका कौन नहीं था, इसलिए सही आंसर ए हो जाता है, ए। अब है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में हुआ था। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर की जब हम बात करते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। इंडियन लीग, वो लीग। और इसका सही आंसर क्या हो जाता है? तो सी। इंडियन लीग की स्थापना किसने किया था? तो शिशिर कुमार घोष। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कौन किया था? आनंद मोहन बोस। भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ की स्थापना कौन किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन का सर सैयद अहमद खान। अब है कि इंडियन लीग की स्थापना हुई थी कब? तो इंडियन लीग की स्थापना हुई थी 1875 इसमें। कहाँ? कलकत्ता। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1876 कहाँ? कोलकाता। अब है भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना कब हुई थी? 1876 कहाँ? कलकत्ता। अब देखिए यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1888।
अलीगढ़। तेईस है। किसने कहा कि यह अनुशासित अराजकता समाप्त होनी चाहिए और इसके चलते अगर पूर्णतः अव्यवस्था छाए तो मैं यह खतरा भी उठा सकता हूं? ये गांधी जी ने। श्री राजगोपालाचारी 1944 ईस्वी में जो फार्मूला प्रस्तुत किया उसे हम श्री राजगोपालाचारी फार्मूला के नाम जानते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करना। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच, कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच, एवं मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करना, गतिरोध को दूर करना। स्वाधीनता हमारा लक्ष्य है और हिंदुस्तान ही हमारी यह आकांक्षा पूरी कर सकती है। यह कथन किसका है? और यह है अरविंद घोष। बाल गंगाधर तिलक की जब बात करते हैं तो बाल गंगाधर तिलक की जब हम बात करते हैं 1897 ईस्वी में अपनी पत्रिका केसरी में अंग्रेज विरोधी बातें लिखी, जिसके कारण इन्हें 18 मास के कठोर कारावास की सजा, कठोर कारावास की सजा। देवेंद्रनाथ टैगोर की बात करते हैं तो यह ब्रह्म समाज का घोषणा पत्र, ब्रह्म समाज का घोषणा पत्र तैयार किया था। आइए क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 की जब हम बात करते हैं तो यहां देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 107 का जब बात करते हैं तो आइए यहाँ पर, और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जब्त पत्र और प्रकाशन को सही सुमेलित करें। ये देश की पुकार कौन है? सुरेंद्रनाथ नियोगी। राष्ट्रीय गीत संग्रह क्या है? श्री ज्ञान साहा। गरीब हिंदुस्तान कौन है? तो मोहम्मद बली हसन। और स्वदेश द्वार कौन है? तो इसका सही आंसर है के.एस. ठाकुर। बिहार में सविनय अज्ञान और महिलाओं की भूमिका संबंधित औसत है। विदेशी वस्त्र और शराब की दुकान पर धरना में काम बिहार की महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मद्यपान निषेध आंदोलन में महिलाएं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सविनय अभियान और क्रम में सारण में हुए बिहार प्रांतीय सम्मेलन की अध्यक्षता भगवती देवी ने की। ये गलत है। अब विद्यापति देवी नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही आंसर सी होगा। इस आंसर को सुधार कर लीजिए, सी। यहां ये मैथिली भाषा में भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं सूची में किस वर्ष शामिल किया गया था? ये बताइए। ये हिस्ट्री का है क्वेश्चन, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है 2003। आइए, 8वीं सूची में पहले कितने भाषा थे? 14 भाषा। वर्तमान समय में कितने भाषा है? 22 भाषा।
इस वर्ष 2011 में बिहार में साक्षरता दर में लैंगिक विषमता कितनी थी? सही आंसर ए 19.7%। यहां तक के सफर में बताना है मेरे जवान को, यहां तक के सफर में क्या दिक्कत है, यही बताना है यहां तक के सफर में क्या दिक्कत है।